नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसके अंतर्गत यह आपका 19वां वीडियो है। इससे पहले आपका 18 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। साथ में इसका जो PDF है आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो कि 2019 में पारित किया गया था, तो आपसे पूछा है कि इसको लागू कब किया गया था। तो 2019 में जो अधिनियम पारित किया गया था तो लागू किया गया था आपका 2020 में। तो इसका राइट आंसर आपका 2020 हो जाएगा। जुलाई 2020 में इस अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है, जो अधिनियम आपका है 1986 का स्थान लिया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि एक बाजार संरचना पर विचार करना है जिसमें फार्मा की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मा का निर्बाध प्रवेश बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसे बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो ऐसी बाजार संरचना को कहा जाता है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर एकाधिकार प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, ठीक है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार में सभी कंपनियों के पास बाजार की क्षमता के समान लेकिन अपेक्षाकृत कम सीमा होती है। कई फार्मा की पेशकश समान होती है लेकिन उत्पाद समान नहीं होता है। बाजार में फार्मा की आसान प्रविष्टि और निकास है। इन फर्म के पास कम आपूर्ति तय करने, लाभ बढ़ाने के लिए कीमतें बढ़ाने की बहुत कम शक्ति हैं। फर्म कुल बाजार के सापेक्ष छोटे होते हैं क्योंकि बाजार में सामान और सेवाएं प्रदान की जाने वाली कंपनियां मौजूद हैं। भारी विज्ञापन विपणन इस बाजार की फर्म द्वारा किया जाता है। खरीदारों और विक्रेताओं को अपूर्ण जानकारी होती है। वीडियो में आगे हम फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपके चाक्षु पब्लिकेशन की ओर से है। ये जो बुक है आपका तैयार किया गया है, जो आपका नोटिफिकेशन आया था उस पर आधारित, मतलब कहें तो नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेबस है जीके जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का। इस बुक में आपको 3300 प्लस बुक विकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। साथ में आपको 11 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और आपको 20 प्रैक्टिस सेट इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ किस लिए हैं आपको बताते चलें कि इस पुस्तक में जो आपका सोल्यूशन दिया गया है वो दोस्तों आपको बहुत ही विस्तृत तरीका दिया गया है, यानी कि व्याख्या करके दिया गया है। चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सभी का उत्तर जो आपको दिया गया है, सिर्फ उत्तर नहीं दिया गया, उत्तर तो दिया गया है, साथ में आपको व्याख्या भी किया गया है, ठीक है। ये पुस्तक दोस्तों आपको बता दें, इस पुस्तक के साथ साथ इनका एक आपका स्टडी गाइड भी आता है, जिसे भी आप लोग परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ये पुस्तक मिलेगा कहाँ? तो इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे भी आप लोग परचेस कर सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध है। नहीं तो आपके नज़दीकी स्टोर में भी आपको ये पुस्तक उपलब्ध होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के अनुशासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेल की मेजबानी की है? तो लुसोफोनिया खेल 2014 जो कि आपका हुआ था गोवा में, तो इसका राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। इसमें कुल 12 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत ने 37 गोल्ड, 27 सिल्वर और 28 ब्रोंज सहित कुल 92 मेडल अपने नाम किए थे और पदक तालिका में फर्स्ट पर रहा था। सेकेंड स्थान पर आपका पुर्तगाल रहा था, जिसने 18 गोल्ड, 20 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज सहित कुल 50 मेडल जीता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे। तो सम्राट अशोक की बात करते हैं तो सम्राट अशोक आपके बिंदुसार के पुत्र थे, तो इसका राइट आंसर आपका बिंदुसार होगा। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग अशोक सम्राट की, तो अशोक सम्राट जो आपका मगध आपका स्थान हुआ, उसमें आपका जो मौर्य साम्राज्य ने शासन किया, उसी मौर्य साम्राज्य से संबंधित आपके शोक थे। तो शोक आपका बिंदुसार के पुत्र थे, लेकिन अगर आपके प्रश्न में अशोक के पुत्र पूछे जाए तो अशोक के पुत्र आपके कुणाल हुए, इसको याद रखिएगा। कुणाल आपके अशोक के पुत्र थे। अशोक की बात करते हैं तो लगभग 50 वर्षों तक के बाद मौर्य समाज को स्वीकार कर दिया गया था। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र के द्वारा भरतत की हत्या और मगध पेशु वंश की नींव के साथ भंग कर दिया गया था। इसके अलावा मौर्य वंश का जो स्थापना किया था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके अलावा मौर्य समाज की जो समय अवधि थी वो आपका 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व थी। कहीं कहीं आपको 322 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। मौर्य समाज की राजधानी की बात करें तो आपका पाटलिपुत्र था। कल भी हम लोगों ने
देखने का प्रयास किया था। इसके अलावा मौर्य समाज के निम्नलिखित सम्राट हुए, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य समाज का स्थापना ही किया था। इसके बाद आपका मौर्य समाज का जो बेटा हुआ आपका बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का बेटा आपका अशोक हुआ, अशोक के बाद दशरथ, संप्रति, सलीसुक, इसके अलावा जो देवर्मन, सत्य, धनवन, बृहदत्त, ये सभी आपकी उतनी शक्तिशाली नहीं हुए। तो आप देखिएगा कि अशोक के बाद जितने भी मौर्य समाज के शासक आए उन सभी ने कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ा, और अशोक के बाद मौर्य समाज का आपका पतन होता चला गया। उसी के साथ जो बृहदत्त हुआ जो 185 ईसा पूर्व तक शासन किया मौर्य समाज के ऊपर, तो अंतिम शासक हुआ। तो आपसे ये भी पूछा जाता है मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन है, तो आपका बृहदत्त है। बृहदत्त का एक सेनापति हुआ, जैसा कि ऊपर में हमने आपको बताया, सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना है जो कि मगध पर किया था। तो ये भी आपसे प्रश्न बनना है, बहुत बार बन चुका है पहले के प्रैक्टिस सेटों में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे फुल्स कोड के रूप में जाना जाता है, यानी कि मूर्ख सोना। तो इसका राइट आंसर Fe2 इसका राइट आंसर है। फुल्स कोड को तकनीकी रूप से पाइराइट या आयरन सल्फाइड कहा जाता है, और सबसे आम सल्फाइड खनिजों में से एक है। सल्फाइड खनिज अकार्बनिक यौगिक का एक समूह है जिसमें सल्फर और एक या अधिक तत्व होते हैं। पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है क्योंकि यह अप्रशिक्षित आंखों को सोना जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो Na2CO3 10H2O इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा धोने का सोडा एक सफ़ेद गंधहीन पाउडर है। इसका रासायनिक सूत्र आपका होता है Na2CO3 10H2O, और इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा के नाम जाते हैं। साथ में इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। नेक्स्ट आपका है डैश में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। तो इसका राइट आंसर आपका 1817 हो जाएगा। ठीक है, 1817 में जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पत्रिका है जो कि प्रकाशित किया था 3 खंड में। ठीक है, बाकी की जो बातें हैं यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि वह श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है स्वनियोजित, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जो कर्मी अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक होते हैं और संचालित करते हैं, उन्हें स्वरोजगार के रूप में जाना जाता है। साथ में सैलून के मालिक, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार के उदाहरण हैं। इसके अलावा जब कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति या उद्यम के द्वारा नियुक्त किया जाता है और नियमित रूप से अपने वेतन का भुगतान करता है तो उन्हें नियमित वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में बैंक के कर्मचारी, शिक्षक, विभिन्न कंपनियों के कर्मचारी आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा वो गतिविधियां जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान करती हैं वो आपके आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। वो सभी जो आर्थिक गतिविधियां में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षमता में उच्च या निम्न हो, श्रमिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आगा खां गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां गोल्ड कप की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका हॉकी से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हॉकी से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख ट्रॉफियाँ भी हैं, जैसा कि आपका सुल्तान अजलान शाह कप हो गया, ध्यानचंद्र ट्रॉफी हो गया, स्टेनली कप हो गया। इन सभी का संबंध आपका हॉकी से है। इसके अलावा क्रिकेट से भी प्रमुख ट्रॉफियाँ हैं, जैसे कि ICC क्रिकेट विश्व कप, एशिया कप, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इन सभी का संबंध क्रिकेट से है। मेजर लॉन टेनिस से ट्रॉफी संबंधित आपका डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इन सभी का संबंध मेजर लॉन टेनिस से है। फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल से आपका हो गया UEFA चैंपियंस लीग, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफियाँ, इन सभी का संबंध आपका फुटबॉल से है। नेक्स्ट आपका है विशाखापट्टनम डैश स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो आपका गहरा, स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राजकीय स्वामित्व वाला बंदरगाह है। यह एक भूमिबद्ध बंदरगाह है जिसका अर्थ है
जिसका अर्थ है कि यह भूमि से घिरा हुआ है और समुद्र की ओर खुलता है। यह एक सदाबहार और संरक्षित बंदरगाह है। इसके अलावा यह बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में आता है। इसके अलावा भारत के बंदरगाह की बात करते हैं तो कुल 190 बंदरगाह हैं, जिसमें से 13 बंदरगाह आपके बड़े हैं, बाकी मध्यवर्ती हैं, छोटे हैं, मोटे हैं। इसके अलावा भारत का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। गुजरात में कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। सबसे वेस्ट बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। बड़े बंदरगाहों का रखरखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि छोटे बंदरगाह को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक विकास दर क्या थी। तो भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका जो वास्तविक विकास दर रहा वो आपका 6% रहा ऑप्शन के अनुसार, लेकिन जब एग्जैक्ट की बात कीजिएगा तो 6.1 रहा था। ठीक है। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1985 में शुरू हुआ था और 5 वर्षों तक आपका चला था 1990 तक। इसका जो लक्ष्य रखा गया था आपका 5.0 यानी कि 5% रखा गया था कि, लेकिन जो इसका वास्तविक विकास दर जो हासिल हुआ था वो आपका 6.1% हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि हुई थी आपका 3.7% हुई थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान लीजिए। नेक्स्ट है कानून का शासन किसी भी डैश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो कानून का शासन की बात करते हैं तो कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र, ठीक है, किसी भी लोकतंत्र की नींव है। इसको याद रखिएगा, किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है। विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का उद्भव की बात करते हैं तो इसका उद्भव आपका इंग्लैंड में हुआ था और भारत ने विधि का शासन भी वहीं से अपनाया है। विधि का शासन के लिए यह आवश्यक है कि किसी के साथ क्रूर या मनमाना व्यवहार न किया जाए। कानून के शासन में कानून शब्द का अर्थ है एक आदमी या समुदाय को एक आदमी शासक के बजाय कानून के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, जो कि अपने देश भारत में है। नेक्स्ट है कि किन 2 देशों से मृत सागर की सीमा लगती है। तो मृत सागर की बात करते हैं तो इसकी सीमा आपका इजराइल और जॉर्डन से लगती है। तो इसका राइट आंसर आपका इजराइल और जॉर्डन होगा। मृत सागर एक नमक की झील है जो कि पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल के द्वारा सीमाबद्ध है। इसके अलावा जॉर्डन नदी के साथ इसकी मुख्य सहायक नदी के रूप में जॉर्डन रिफ्ट घाटी में मृत सागर स्थित है। इसकी सतह और किनारे समुद्र तल से 430.5 मीटर यानी कि 1442 फीट नीचे है। नेक्स्ट आपका है हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हम्पी उत्सव की बात करते हैं तो ये प्रतिवर्ष आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक होगा। यह एक आपका सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर के शासन काल के बाद से अक्टूबर नवंबर के महीने मनाया जाता है। हम्पी जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में जाना जाता है, एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है। यह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और यह एक हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट आपका है सारोदी शौकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो डैश नेट शैली के लिए जानी जाती है। तो सारोदी शौकिया की बात करते हैं तो सारोदी शौकिया इनका संबंध आपका सतरिया शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर सतरिया होगा। सतरिया की जिससे बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसको भी याद रखिएगा। 2015 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा सतरिया नृत्य से संबंधित जतिन गोस्वामी हो गए, गुरु घनघाट बोरा हो गए, मणिकोट भामानंद बड़ब्यान हो गए, मोनीराम दत्ता हो गए, डॉक्टर भूपेन हजारिका हो गए। इन सभी का संबंध सतरिया शास्त्रीय नृत्य से भी है। सतरिया नृत्य के आधुनिक रूप का श्रेय महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को जाता है, जिन्होंने इसे धार्मिक शिक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले नाटकों के साथ बनाने के लिए बनाया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो ओडिसी नृत्य के लिए जो पद्मश्री पुरस्कार 2008 में मिला है वो आपके गंगाधर प्रधान को मिला था। तो इसका राइट आंसर आपका गंगाधर प्रधान हो जाएगा। तो राइट आंसर है। इसके अलावा गुरु जी को संयुक्ता प्राणीग्रही मेमोरियल नेशनल अवार्ड भी मिला है 2002 में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में मिला है 1998 में, साथ में 2008 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट आपका राज्य विधायिका के उस सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो राज्य विधायिका की बात करते हैं तो उस सदन को विधान परिषद के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका विधान परिषद होगा। एक राज्य की बात करते हैं तो एक राज्य का जो विधानमंडल होता है वो आपका
एक सदनीय भी हो सकता है या आपका द्विसदनीय भी हो सकता है। ठीक है, आप देखिएगा भारत के ज़्यादातर राज्यों में जो विधानमंडल है वो आपका एक सदनीय ही है। मात्र 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपका द्विसदनीय व्यवस्था है। वो 6 राज्य आपका है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मात्र इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, विधान परिषद है यानी कि विधानमंडल का द्वितीय सदन है। और द्वितीय जो विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है उसे हम लोग विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद को हम लोग राज्यसभा से मिलान कर सकते हैं। राज्यसभा के समक्ष ही विधान परिषद को रखा गया है। जिस प्रकार संसद का सर्वोच्च सदन आपका राज्यसभा है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का सर्वोच्च सदन विधान परिषद है। ठीक है, निचला सदन लोकसभा है, उसी प्रकार आपका जो विधान सभा है वो आपका निचला सदन है विधानमंडल का राज्यों में। नेक्स्ट है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में मनसुख मंडाविया भी हैं और उस समय भी मनसुख मंडाविया भी थे। भारत के रसायन उर्वरक मंत्री भी रहे, गुजरात से राज्यसभा के सदस्य भी हैं। नेक्स्ट आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सन में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर आपका होलांगी इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका ईटानगर के होलांगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ान ब्रोशर का भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बॉक्साइट को कच्चे माल के उपयोग में एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर एल्युमिनियम उद्योग होगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम उद्योग के प्राथमिक महत्व का एक प्रमुख महत्वपूर्ण कच्चा माल है। बॉक्साइट का निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के चारों ओर मिट्टी के चट्टानों की सतह के अपक्षय और एल्युमिनियम ऑक्साइड OH3 के कंपोजर के द्वारा किया जाता है। इसमें 15 से 25% एल्युमिनियम होता है। केवल एल्युमिनियम के वाणिज्यिक निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला एस्क होता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।